नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। तो वही खबर काशीपुर से सामने आ रही है, जो आपको बता दें काशीपुर में दो दिन के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यकर्ताओं और जनता ने किया जोरदार स्वागत। तो वहीं आपको बताते चले, कार्यकर्ताओं और जनता ने किया सीएम का जोरदार स्वागत। साथ ही कल सुबह गुरुद्वारे में कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम। गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय काशीपुर दौरे पर पहुंचे। इस बार उनका काशीपुर दौरा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करने का भी अवसर बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहर के प्रमुख नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर विचार विमर्श करेंगे। वहीं 9 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री धामी ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें, धार्मिक आस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में सीएम गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के तहत प्रस्थान भी करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, काशीपुर में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम। साथ ही 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें तो वहीं इस दौरे को लेकर चर्चाएं जो है अब तेज हो चुकी है। साथ ही कई मुद्दों पर अहम चर्चाएं भी विधायकों संग कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं काशीपुर में ही रात्रि विश्राम का भी आयोजन है। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम धामी। साथ ही आपको बता दें, इस दौरे के दौरान आम जनता से बातचीत भी सीएम कर सकते हैं। तो वहीं काशीपुर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी। साथ ही सीएम धामी के इस दौरे को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी है। काशीपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। साथ ही आपको बताते चले, 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। 11-12 सितंबर को आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भी करेंगे एरियल सर्वे। धराली में प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। साथ ही मुख्य सचिव ने ली तैयारियों की बैठक। तो वहीं आपको बताते चले, तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने अहम बैठक भी की है, जहां धराली में प्रभावित क्षेत्रों का आपको बताते चले पीएम दौरा भी करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही इसे लेकर सभी तैयारियां जो है की जा चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है। धराली में प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे पीएम। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों का एरियल सर्वे भी कर सकते हैं पीएम। 11-12 सितंबर को आने की संभावना जो है जताई जा रही है। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा जो है पीएम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां इस दौरे को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को मानक अनुसार त्वरित सहायता राशि प्रदान करने, किसानों के नुकसान का आकलन का कार्य शीघ्र पूरा करने की रिपोर्ट भेजने के साथ ही नदी नालों के पास किसी भी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं भारत सरकार की अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने चमोली जनपद के थराली क्षेत्र का दौरा कर आपदा से हुई क्षति का विस्तृत आकलन किया। टीम का नेतृत्व निर्देशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने किया। टीम ने हवाई एवं स्थलीय सर्वेक्षण के माध्यम से कई प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। तो वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आपदा से लगभग 11.50 करोड़ की विभागीय संपत्तियों को हुई क्षति की जानकारी दी है। उन्होंने भूस्खलन से प्रभावित सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल एवं विद्युत तंत्रों को हुए नुकसान के बारे में भी बताया। टीम ने स्थलीय प्रशासन और राहत एजेंसियों की त्वरित कार्यवाही की प्रशंसा की। वहीं पुनर्वास और साथ ही राहत कार्यों की स्थिति की जानकारी भी ली।
तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी के पास भारी भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन के कारण राजमार्ग पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुटी हुई है। राजमार्ग अवरुद्ध होने से गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मॉनसून सीजन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। वही प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे फिलहाल गंगोत्री धाम की ओर यात्रा ना करें और मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर शुरू करें। तो वहीं उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन को लेकर आईआईटी रुड़की ने पहली बार जिलावार अध्ययन जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग को सबसे संवेदनशील जिला बताया गया है। वहीं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भी भूस्खलन की आशंका बेहद अधिक है। हिमालयी भूगोल और भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में पहले भी कई बार आपदा का खतरा बढ़ चुका है। इसी बीच सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का ये समय चल रहा है, तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग सतर्क हैं। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड सरकार और डीआरएम मुरादाबाद संग्राम मौर्य ने इस बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। बैठक में ऋषिकेश डोईवाला रेलवे बाईपास के लिए राजाजी नेशनल पार्क रेलवे और डीएफओ की संयुक्त टीम ने शीघ्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं साथ ही आपको बताते चले, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा गया है। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग को डबल लेन करने और कुंभ 2027 के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्कुलेशन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में नकली दवाओं के बढ़ते कारोबार पर सख्त रवैया अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नकली दवाओं का नेटवर्क ध्वस्त करने को कहा है। सीएम ने साफ किया कि जन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये बहुत गंभीर विषय बार बार आ रहा है कि जगह जगह पर जो है इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। उसके लिए हमने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। लोगों को जो है नकली दवाइयाँ किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए और जो भी इसमें ऐसे अपराध में पाया जाएगा और जो लोग इसके सप्लाई करने वाले होंगे उनके खिलाफ भी हम अंतिम चरण तक इस पर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां स्टंटबाजों पर पुलिस की सख्ती, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाला अब गिरफ्तार होगा। वहीं वायरल वीडियो पर पुलिस ने की कार्रवाई, साथ ही पोंटा से वाहन चालक को गिरफ्तार भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, पोंटा से वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया।
साथ ही आपको बताते चले कि देहरादून से स्टंटबाजों पर ये सख्त कार्यवाही का जो मामला है वो सामने आया। वहीं वायरल वीडियो पर पुलिस ने ये कार्यवाही की है। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाला अब गिरफ्तार कर लिया गया। वही आपको बताते चले स्टंटबाजों पर पुलिस की सख्त कार्यवाही जो है हो रही है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने यह कार्यवाही की। वहीं पोंटा में वाहन चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं देहरादून से ये खबर जो है सामने आ रही है, जहां स्टंटबाजों को लेकर ये लगातार पुलिस की कार्यवाही जो है सामने देखने को मिल रही है, जहां पोंटा में वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं देहरादून जिले में दुरुस्त त्रिउणी थाना क्षेत्र में सटे उत्तरकाशी के सावली क्यारी में बड़ा हादसा हो गया। यहां टोंस नदी पर बनी झूला गरारी में आपको बता दें कि बैठकर अपने गांव जा रही 16 साल की किशोरी टोंस नदी में जा गिरी। वहीं फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम किशोरी की खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहीं लक्सर में दाबकी कला गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला शुभकेश और उसके परिजनों ने एक प्रेस वार्ता कर गांव के ही लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित ने आपको बता दें कि पीड़िता के बेटे ने मीडिया को बताया कि गांव के करीब आधा दर्जन लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी। साथ ही खानपुर विधायक, एसएसपी हरिद्वार और जिलाधिकारी को भी इस संबंध में पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। नाराज पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही नहीं होती तो वो इच्छा मृत्यु के लिए विवश होंगी। और हमने एप्लीकेशन दी है। वहाँ पर एक मुंशी था, उस मुंशी ने हमसे जबरन एप्लीकेशन लिखवाई, और नहीं तो उसने आधी एप्लीकेशन मेरे देवर ने लिखी है और आधी एप्लीकेशन उसने खुद लिखी है ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखो। हमने 112 पर भी कॉल करी है उस टाइम, और उन्होंने तब भी मतलब अपनी ज़िद में अपनी तरीके से वो एप्लीकेशन लिखी है। और एप्लीकेशन हमने 112 पे भी कॉल किया है, वो कॉल रिकॉर्डेड है, और उसने अपनी तरीके से एप्लीकेशन लिख के इस पे एनसीआर काट दी है। बल्कि ये एक संगीन अपराध है कि घर में घुस के उन्होंने मारा है। इससे पुलिस ने हमारे घर से, वहाँ से जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर ये लड़ाई हुई है, वहाँ से उन्होंने कारतूस भी बरामद किया है, सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया है। इसमें सब में जब ये संगीन अपराध पाया गया तभी भी उन्होंने एनसीआर काट दी है। और मेरी साथ में ऐसी घटना हुई है 7:30 बजे के करीब, 8 के 7 के बीच में मेरे घर में घुसकर 7 जनों ने मारपीट करी। उसके बाद मेरे कपड़े फाड़े, मारपीट करी। मेरा लड़का अंदर था, वो लिकड़ा गैलरी के उसमें आया तो मेरे लड़के पर मारपीट करी और बुरी तरह से करी। मैं 70 साल की बुढ़िया, मेरी बुरी हालत करी, मारपीट का, कपड़े फाड़े और कट्टा ले रहे थे, सो लोड तो कर नहीं पाए। वो कट्टा मेरा हाथ पर मारा, यो नहीं मैं जानती कैसा था वो। और मैं घर पे आ रखी थी, मैं अंदर सामने वाले कमरे में लेटी हुई थी। मैं बीमार हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। और 7 के और 8 बजे के बीच में हमारे घर पे जो शिवम, राहुल, प्रभात, नीटू, ज्योति, स्वाति और कविता, ये सब ने घुसकर, मम्मी बैठी थी अंदर, तो उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और ये बोला कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, अनुराग। वो अंदर से निकला तो उसके साथ भी बहुत मारपीट की। मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जो हूँ बैठी हुई सब कुछ देखती रही। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं उनके बीच में घुसकर कुछ तो वहीं रुड़की के छबरेड़ा थाना क्षेत्र के शेरमऊ खेलमऊ और आपको बता दें कि शेरपुर खेलमऊ गांव में विकास शर्मा के मकान में अचानक भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि मकान के कमरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रात में जब पड़ोसियों ने मकान में धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान का अधिकांश सामान जल चुका था। तो वहीं पुलिस मौके पर क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र जाति समेत कई अन्य गणमान्य लोग पहुंचे और घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। गांव शेरपुर खेलमा में आकाश का मकान है जी, पंडित जी शर्मा जी का। करीब 12 बजे के लगभग 12:30 बजे करीब यहाँ से अपर से पल्ली साइड से कोई आया, ये पत्ती गोले रखे, मकान के गेट खोल ले, अब अंदर गिरा हुआ है। इनमें 3 मकान है, इनमें बहुत नुकसान है। 70-80 लाख का दवाई भी रखी थी, फ्रिज, टीवी, LCD, कपड़े लत्ते, जेवर। किस तरह आग बुझाएगी, किस तरह आग तो जब गांव में पड़ोसी को पता लगा, इन्होंने फोन किया, लड़का ढूंढ के जाता है विकास जी आकाश। तो जब इन्होंने 4 दिन पहले पड़ोस में मोहन दुकानदार जी के यहाँ आग लगी और कल रात 12-12:30 के आसपास यहाँ आकाश जी के मकान पर आग लगी है। ये मेरे खुद के गांव का मामला है। ये हमारे बिल्कुल पारिवारिक लोग हैं जिनके यहाँ रात में ये भीषण अग्निकांड हुआ है। और जैसा प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि आग जानबूझ करके लगाई है। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो किसी एक कमरे में इंडिविजुअल लगती, लेकिन इसमें 3 कमरे अलग अलग हैं और तीनों कमरों में फूस डाल करके, फूस से मतलब ये सूखी हुई घास डाल। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश।
ब्रेक के बाद आपका खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। तो हरिद्वार जिले के राजकोल कॉलोनी में एक हाथी ने उत्पात मचाते हुए एक गाड़ी को तोड़ दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बिना किसी रोक टोक के हाथी कॉलोनी में घुस आया और कीमती सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्थाओं की नाकामी को उजागर करती है। वहीं जंगली हाथियों की आबादी क्षेत्र में आने से रोकने में असफल साबित हो रही है। वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद दहशत में और सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वहीं वन विभाग ने इस मामले में टीमें सक्रिय कर ली हैं, लेकिन अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो वहीं खबर पौड़ी कोटद्वार से है, जहां NH 534 पर 5वें मील के पास हाथियों ने उत्पात मचाया, जिससे एक गाड़ी टूट गई और आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। ये घटना जंगली जानवरों के आबादी वाले क्षेत्रों में आने की बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो मानव वन्य जीव संघर्ष को दर्शाता है। ऐसे में घटनाओं में बचने के लिए आपको बताते चले कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए वन्य जीव विभागों को सुरक्षा उपाय कराने की आवश्यकता होगी, जैसे कि वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाना या जानवरों को आबादी से दूर रखने के उपाय करना। स्थानीय निवासियों में जागरूकता फैलाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए सही कदम उठा सके। तो वहीं मुरादाबाद मंडल के हरिद्वार मोतीचूर रेल मार्ग पर पहाड़ के भारी टुकड़े और पेड़ रेल मार्ग पर गिर गए, जिससे ओवरहेड आपको बताते चले कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और रेल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। इस घटना के कारण हरिद्वार से आगे देहरादून, योगनगरी, ऋषिकेश और ऋषिकेश मार्ग अवरुद्ध हो गया है। रेलवे टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर रेल मार्ग की शीघ्र सुचारू करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है और जल्द से जल्द रेल यातायात फिर से शुरू कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो वहीं रेल यात्रीगणों से आपको बताते चले कि अनुरोध किया जा रहा है कि वे यात्रा योजना में सावधानी बरते और साथ ही रेलवे की ओर से जारी सूचना पर ध्यान दें। तो वहीं नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में 147 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही रामलीला का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समारोह की शुरुआत ध्वज स्थापना और पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रामलीला का ये उत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को जीवंत रखने का प्रतीक है। तो वहीं चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां टिहरी जनपद में गंगी गांव में पारंपरिक त्रिवार्षिक भेड़ कोथिक मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी भेड़ बकरियों को भगवान सोमेश्वर महादेव मंदिर की परिक्रमा कराई और परंपरागत झूमेला नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं मुख्य अतिथि धनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने आयोजन की सराहना की और गंगी के विकास और पर्यटन के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया। ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी ने क्षेत्र में सेब की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। ये मेला ग्रामीण संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं खबर हल्द्वानी से, जहां बागजाला गांव में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से लगातार अनदेखी और उपेक्षा से तंग आकर ग्रामीणों ने अनोखा कदम उठाया। उन्होंने राज्य सरकार को जगाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से भैंस के सामने बीन बजाई, ताकि उनकी अनसुनी मांगों को और ध्यान खींचा जा सके।
तो वहीं हरिद्वार लश्कर के बावावली स्टेट हाईवे पर उस समय बवाल मच गया जब मांस से भरे एक टेम्पो ने सड़क किनारे चल रही गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय युवकों ने टेम्पो को घेर लिया, चालक और उसके साथी को पकड़ लिया और फिर गुस्साए ग्रामीणों ने टेम्पो में पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन माहौल बिगड़ने पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति संभालने के लिए एसपी देहात कुड़ी भगवानपुर से पहले तो उन्होंने एक गांव को टक्कर मारी। गांव की टक्कर लगने से गाड़ी से रेडिएटर बेकार होगा, यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई। फिर यहाँ कुछ लड़के रेस मार रहे थे तो उन्होंने ये पकड़ी, कुछ ये खोला तो यहाँ पे ये मीट मिला गाय का। तो बहुत देर में आई थी यहाँ पे। हम रेस मार के आ रहे थे जी, गाय खड़ी थी कलौटे में जी, रोड के किनारे जी। इधर से ये डीसीएम आ रही थी जी, टक्कर मार के भगे। भगते हुए जी इनकी गाड़ी खराब होगी जी, झगेल को लेकर जा रहे थे। हमने इससे पता करा भाई ड्राइवर कहाँ, तो ये चुपचाप चले गए। इन्हों कह रहे हम चौकी में जा रहे, तो हम इतना इनके पीछे गए जी। एक तो भाग गया जी, दो पकड़ रखे। हमने आके पहले आके जी हम चौकी में गए, चौकी में से आके दो लड़के हमने भेजे। फिर इसके बाद ताला तोड़ा जी, ताला तोड़ कर देखा जी। फिर इन्होंने वीडियो भेजी हमारे पास। फिर हमने वीडियो देखी, फिर हमने पुलिस वालों को बात होती है। हमने 2-2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची है और कोई रिएक्शन नहीं हो रही। जो पुलिस वाले जो लड़के हमने पकड़े हुए थे वे चौकी में बिठा के उन्हें आराम से बिठा रखा, खाना खुना खा रहे हैं। हम रनिंग करने आए हुए थे तो ये चौकी पकड़ी। हमें जब पता लगा इसके देखिए यहाँ पर हमारी जो सीओ हैं, हमारे एसओ और एसएचओ लक्सर भी यहाँ पर थे। तो घटनाक्रम के हिसाब से जो मॉर्निंग आवर में करीब 6:30-7 बजे इस गाड़ी से, जो गाड़ी अभी आप बता रहे हैं, इससे एक गाय को हिट हुआ और गाय की स्पॉट पे डेथ होगी ऐसा बताया। तो परिजन जो उसके गाय के ऑनर या उसके स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश था, उन्होंने इस गाड़ी में। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।